Good morning, class. My name is Ankush Panwa and I'm your biology teacher. Alright? So, if we consider, हम लोग ने लास्ट टाइम गोल्जाई apparatus से पहले हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेलीज, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑलराइट, साइटोप्लाज्म उससे पहले हो गया था, and endoplasmic reticulum is very important. We have done it in the previous session, and now we will be starting with Golgi apparatus. Alright, नाम Golgi. If you just see, अगर आप देखेंगे नाम Golgi है, Golgi से ही पता चल जाता है कि एक इटालियन नाम है. ऑलराइट, इटालियन में ऐसे नाम होते हैं माटियो, गोल्जी, एड्रियानो, पिरलो, ये सारे नाम इटली के रहते हैं. तो ये गोल्जाई अपैरेटस जो इसका नाम है, अपैरेटस, राइट, APPARATUS, गोल्जाई अपैरेटस जो इसका नाम है वो पढ़ा है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैमिलियो गोल्जाई. ऑलराइट, कैमिलियो गोल्जाई के बारे में थोड़ा बता दूँ. कैमिलियो गोल्जाई was born in एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं. कैमिलियो गोल्जाई was born in Cortino near Brescia in 1843. Alright, then he studied medicine at the University of Pavia. Pavia एक प्लेस है इटली में, तो वहाँ पर उन्होंने अपना मेडिसिन का स्टडी पूरा किया. सो बेसिकली ही वॉज अ डॉक्टर. तो डॉक्टर होने के साथ साथ ही वॉज ऑल्सो अ बायोलॉजिस्ट. आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865, ऑलराइट, 1865 आज से कई साल पुराना हो गया, 150 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया, 200 साल के करीब आप कह सकते हैं. ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पाविया एट द हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो. एट द टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वे कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, तो जितने भी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे कैमिलियो गोल्जाई, वो सारे के सारे नर्वस सिस्टम के रिलेटेड थे. ऑलराइट, नर्वस सिस्टम मैं आपको बता दूं, नर्वस सिस्टम इज़ नॉट द न्यूक्लियस और समथिंग. नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम्स में आपने देखा होगा ना, नर्व सेल्स हम लोग ने डिस्कस किए थे इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर्स. ऑलराइट, जिनका अगर आप शेप्स देखेंगे तो ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स निकले रहते हैं. ऑलराइट, ऑलराइट, और उसमें से ये एक्सन्स होते हैं. ऑलराइट, तो ये सेल के बारे में पढ़ रहे थे जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर आता है. नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं ब्रेन के रिलेटेड. सो दैट इज़ व्हाट गोल्जाई अपैरेटस वाज स्टडिंग. ऑलराइट, वो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था. तो 1872, ओके, ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रॉनिकली सिक एट अबियातेग्रासो. ओके, आप देखिए इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, अबियातेग्रासो. वहाँ पर उन्होंने 1872 में चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट एक्सेप्ट की है. ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ हिज हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल की किचन में वो अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है. ऑलराइट, ये होते हैं सारे जिज्ञासा वाले साइंटिस्ट जो कि अपने काम के साथ साथ कुछ डिस्कवरी करना चाहते थे. ऑलराइट, मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर भी ये जिज्ञासा रहे, वो अपने काम के साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे मन लगाए या ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे वो कोई चीज़ डिस्कवर कर सके, इन्वेंट कर सके या फिर अपने आप को बेटर बना सके. ऑलराइट, okay, which he had converted into a laboratory. However, the work of the greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structure. तो उन्होंने जो nerves होती हैं उनको और cell structures को individual stain किया. stain किया मतलब उस पर दाग स्टेन करना मतलब दाग लगाना होता है. तो उन्होंने ऐसा कलर किया ताकि वो इंडिविजुअली बता सके ये क्रेनियल नर्व है, ऑलराइट, ये दूसरी नर्व्स हैं, ये सेंट्रल नर्व्स हैं. और वैसे ही उन्होंने सेल्स को भी स्टेन किया. ओके, एंड ये जो मेथड था उनका स्टेनिंग का, दिस मेथड इज रेफर टू एज द ब्लैक रिएक्शन.
तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि ब्लैक रिएक्शन किसने किया है बायोलॉजी में, ब्लैक रिएक्शन सुन के आप एकदम घबराना चाहिए। ब्लैक रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये गोल्जी अपैरेटस का काम है और उसी ने किया है। दिस मेथड यूज्ड एज अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ओके, and it's particularly valuable in tracing the process and most delicate ramification of the cell. Ramification, पहले तो मैं आपको बता दूं ये जो मेथड था ये यूज किया था एक जो सबसे वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का वीक सॉल्यूशन ये रहता है कि सिल्वर नाइट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम था, उसमें सिल्वर नाइट्रेट इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसका सॉल्यूशन जो भी बना उसे वीक सॉल्यूशन बोलते हैं। And particularly valuable in tracing the process and most delicate ramification of the cell. Ramification का मतलब क्या होता है? Alright? कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत पेचीदा, और रैमिफिकेशन ऐसा होता है कि एक ऐसा इवेंट या एक ऐसी चीज़ जो और पेचीदी होती गई, ठीक है, जो और अंदर घूमती गई या पेचीदी होती गई। अनवांटेड events which became complex after studying about it। तो उसको लगा कि सेल नॉर्मल है, फिर बाद में वो उसके बारे में और पढ़ने गया तो ये काफ़ी पेचीदा था, अंदर से अंदर घुमा हुआ था। तो जो इवेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो उसे पेचीदा बना देती हैं, उसको हम लोग बोलेंगे रैमिफिकेशन ऑफ द सेल। All through his life he continued to work on these lines, modifying and improving the technique। तो इसमें कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। Golgi received the highest honors and awards in the recognition of his work. He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon Cajal। So Santiago Ramon Cajal उनके जो सहपाठी थे, उनके साथ उन्होंने नोबेल प्राइज़ 1906 में जीता for their work and the structure of the nervous system। So basically जो जिस चीज़ पे वो काम कर रहे थे नर्वस सिस्टम पे, उन्होंने उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ जीत लिया। कब जीता? 1906 में। तो चलो गोल्जी apparatus के बारे में पढ़ते हैं। The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system membrane bound vesicle arranged approximately parallel to each other in the stack called cystine। Alright, अगर आप देख सकते हैं Golgi apparatus, इधर इसको देखिए, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक के ऊपर एक, ओके। अगर मैं आपको बोलूँगा प्लीज मेक द सैक ऑफ योर क्लोथ्स एंड कीप इट इन द कबर्ड, इसका मतलब होता है आप अपने कपड़ों को फोल्ड करके एक के ऊपर एक रखें और उसको एक सैक में बनाएं और उन्हें अलमारी में रखें। राइट, तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे, किधर गया? ऑलराइट, हाँ, a system of a membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cystine। I'm sorry, मैं बार बार sacks बोल रहा था, पर it's not a sack, it's a stack मतलब एक के ऊपर एक, called cystine। These membrane often have connections with the membrane of ER। ER क्या होता है? Endoplasmic reticulum, and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane सिस्टम। ये जो थे जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका जो मेम्ब्रेन होता है उनका एक कनेक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। तो फिर वो एक और फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं जो कि इन्होंने कह दिया है कि बहुत ही पेचीदा है, क्या बोलते हैं, जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी apparatus। तो जो भी चीज़ बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, गोल्जी apparatus जोमेटो की तरह काम करता है। तो ईआर एक होटल है जो खाना बनाता है, ठीक है, और उसको डिस्पैच करने का काम, किधर किधर पहुंचाने का काम, किधर का डिलीवरी किधर डालने का काम, वो कौन करता है? गोल्जी apparatus। ऑलराइट, ऐसे समझ में आया आपको? द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट inside and outside the cell through the Golgi apparatus। The function include the storage, modification and packaging of the products in
वेसिकल। अभी गोल्जी apparatus के फंक्शंस आ रहे हैं जिसमें से वो क्या करता है, स्टोरेज करता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करता है। आप ऐसे उसको याद कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन भी करता है। मॉडिफिकेशन क्या करता है, मतलब लेता है उसको थोड़ा सा और स्टाइलिश वे में पैक करता होगा वेसिकल्स के अंदर, या और उसको मॉडिफाई करता है कि वो और खाने लायक मटेरियल बने या सेंड करने लायक मटेरियल बने। खाने लायक मटेरियल एज इन प्रोटीन्स ऐसे वैसे। एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स, वो उनका पैकेजिंग भी करता है, जैसे जोमेटो वाले करते हैं ना, वो डब्बे वब्बे में डाल के एकदम ऊपर अपना टेप वेप लगा के जोमेटो लिखते हैं उसके ऊपर, वो पैकेजिंग भी काम है गोल्जी apparatus का। आई जस्ट होप अगर आप लोग ऑनलाइन फूड मंगाते हैं, अगर आप ऑनलाइन फूड नहीं भी मंगाते तो आपको मैंने एक उदाहरण दे दिया कि सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होटल है और गोल्जी apparatus उसका एक डिलीवरी बॉय है, तो वो क्या करता है, जो भी होटल खाना बनाता है उसको वो डिलीवर करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है, मतलब थोड़ा सजाता है। और आप ऐसे समझ सकते हैं, सजाता मतलब मॉडिफिकेशन, मतलब कोई भी चीज़ को बदलने को मॉडिफिकेशन बोलते हैं। उसकी पैकेजिंग करता है, और वैसे तो जोमेटो वाले प्लास्टिक में करते हैं, पर आप इसकी पैकेजिंग समझ सकते हैं वो वेसिकल्स में करता है। ऑलराइट, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गोल्जी apparatus करता क्या है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी मेड फ्रॉम ए सिंपल शुगर इन द गोल्जी apparatus। ओके, तो कुछ केसेस में वो बता रहे हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं शुगर वगैरह के, ओके, तो उनको सिंपल शुगर बना देता है गोल्जी apparatus। द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, तो ये इन्वॉल्व होता है किसके, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब देखते हैं लाइसोसोम्स जो सेल ऑर्गेनेली है वो क्या करता है। Lysosomes are a kind of water disposable system of the cells। बेसिकली मैं लाइसोसोम्स को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं लाइसोसोम्स बेसिकली करता क्या है। लाइसोसोम्स को हम लोग, लाइसोसोम का एक ही काम है, ठीक है, लाइसोसोम्स का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ऑलराइट, दूसरा है जो भी सेल ऑर्गेनेली जो भी सेल ऑर्गेनेली काम करते करते थक चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उनको भी एलिमिनेट करना। ऑलराइट, और तो और लाइसोसोम्स बर्स्ट करते हैं, मतलब लाइसोसोम्स खुद फट जाते हैं, और वो जो उनका जो एंजाइम होता है ना, वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है, खट खट खट। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ऑलराइट, चलो, तो मैंने आपको लाइसोसोम्स के 2-3 चीज़ें बता दी हैं, देखते हैं अभी लाइसोसोम्स करता क्या है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम्स ऑफ द सेल। डिस्पोजल सिस्टम मतलब सीधा जो जैसे डिस्पोजल ग्लास होते हैं वैसे ही, लिया, यूज किया और फेंक दिया। Lysosomes helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। तो क्या करता है लाइसोसोम्स, वो सेल को साफ रखने की कोशिश करता है, कोई भी बाहर का मटेरियल आता है तो उसको खा जाता है, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है, और उनको भी खा जाता है। वोन आउट सेल ऑर्गेनिज मतलब काम कर करके बूढ़े होके थक गए हैं, अभी वो लोग और काम नहीं कर सकते, तो उनको वोन आउट बोलते हैं। राइट, अगर मैं बाहर से अंदर आता हूँ और अगर आप मुझे बोलेंगे कि मुझे पानी ला के दे या मुझे कुछ खाना बना के दे, तो इफ़ आई से दैट आई एम वोन आउट टुडे, उसका मतलब कि मैं बुरी तरीके से थक चुका हूँ। राइट, तो वो उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। फॉरेन मटेरियल एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड as well as old organelles end up in the lysosomes which break them up into small pieces। okay? तो वो क्या करता है, वो जो फॉरेन मटेरियल उसके अंदर आता है वो उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देता है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि हाउ इज लाइसोसोम्स एबल टू डाइजेस्ट इट्स ओन सेल ऑर्गेनेली एंड ऑल द वेस्ट मटेरियल, या फिर आपसे पूछे कि लाइसोसोम्स फंक्शन कैसे करता है और क्यों कर पाता है, तो वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उनके पास एक
पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि केपेबल होता है हर एक चीज़ को तोड़ने के लिए. ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अभी सेल डैमेज हो गया और कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है पूरे आजू बाजू के मोहल्ले में, तो लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल. अपने पूरे शरीर को बचाने के लिए तो क्या करता है लाइसोसोम्स, जो भी डैमेज सेल होता है उसको ही निगल जाता है. एंड देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल. ओके, स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेंबर्स बाउंड सैक filled with digestive enzymes. These enzymes are made by RER. आप देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये एंजाइम्स बनाए हैं जो कि लाइसोसोम्स यूज करता है. और ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है. ऑलराइट, मैं आपको दिखा देता हूँ. सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब गोला स्ट्रक्चर होता है, तो छोटे से गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइसोसोम्स. यस, तो लाइसोसोम्स आप देख सकते हैं कि छोटू सा गोलू स्ट्रक्चर्स, इसको लाइसोसोम्स बोलते हैं. वक्त आने पे ये छोटू सा गोलू स्ट्रक्चर्स, ये पूरे सेल अगर डैमेज हो गया तो ये पूरे सेल को भी निकल जाता है. ऑलराइट, सो विद दिस टॉपिक वी एंड अप हियर. नेक्स्ट टाइम पे हम लोग ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे पीपल, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. ऑलराइट, सो दिस have a nice and a lovely day ahead, and please wash your hand, keep your mouths closed while coughing, or cover your mouths while coughing or sneezing, and keep a social distancing, and happy day ahead. Bye bye.